टारगेट विद सहजा सर में आप सभी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में प्रधान शिक्षक यूनिट 2 डीएलएड संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जहां हम इसके बेहतरीन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए सारे तथ्यों को हम लोग देखने का काम करेंगे। एक चीज मैं सभी साथियों से बताना चाहता हूं, जो भी शिक्षक साथी अगर डेमो क्लास से जुड़ना चाहते हैं, डेमो क्लास करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें और आपको डेमो क्लास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। डेमो क्लास करने के बाद आपको अगर कक्षा लगे अच्छी तो आप कक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रधान शिक्षक के लिए मात्र 650 रुपये में कंप्लीट कोर्स करवाए जाएंगे। क्लियर है? इस नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। हमारा क्वेश्चन आंसर क्या कहता है? सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 क्या है? सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म को समझिए। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? एनसीएफ नेशनल करिकुलम और फ्रेमवर्क। क्लियर? ये आपका फुल फॉर्म हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्लियर है? और ये कब बना था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बनी थी। कब बनी थी? 2005 में बनी थी। अब तो आपको अभी आंसर कुछ और निकाला है कि शिक्षक की भूमिका क्या है। इसके बेसिक तत्व को समझ लीजिए कि कब बनी? 2005 में बनी। और जब ये बनी तो इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल शर्मा। याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा। इसको तो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, प्रोफेसर यशपाल शर्मा। याद रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एनसीएफ 2005 में 5 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 5 अध्याय थे। तो इसको बिल्कुल भूलना ही नहीं है। और इन्होंने ही कहा था, शिक्षा बिना बोझ के। याद रखिएगा इन चीजों को। चलिए, हमारा प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या? पहला है नेता का, नहीं। मूल्यांकन करने वाला, नहीं। प्रशिक्षक का ट्रेनिंग देने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका सही। उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला का आंसर 3। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? 3, बिना किसी कंफ्यूजन के। चलिए, लेकिन ये सारा इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 2 पे पहुंचते हैं हम लोग। चलिए, प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे दूसरा। चलिए, प्रश्न संख्या क्या कहता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? यही है प्रश्न आपका। NCERT, यही लिखा हुआ है ना आपका? यही है ना? NCERT। तो इसका भी फुल फॉर्म अब आप लोग खोजिएगा। तो N से नेशनल, C से काउंसिल, ऑफ, E से एजुकेशनल, R से रिसर्च और एंड T से ट्रेनिंग। क्लियर? एनसीईआरटी का एक फुल फॉर्म हो गया। अब है कि एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी का कार्य है कि ये स्कूलों के पुस्तकों पर क्या करती है, अपना रिसर्च करती है और या फिर सरकार को क्या करती है, रिपोर्ट सौंपती है।
क्लियर। जब एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी तो इसके प्रथम जो निर्देशक थे, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इसके प्रथम निर्देशक डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। आप लोग को भूलना ही नहीं है, एकदम नहीं भूलिए, ये सारा इंपोर्टेंट है। प्रथम बात में आपको इतना फैक्ट याद रख लेना है, प्रथम निर्देशक थे डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। ये कौन थे? प्रथम थे। ये प्रथम निर्देशक। जब एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, और कब हुई थी तो मैं बता दूं, 1961 में हुई थी। कब है? 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। और इसके वर्तमान निर्देशक कौन है? प्रथम निर्देशक तो लिखे डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति, और वर्तमान निर्देशक आप लोगों को कक्षा में भी बताए हुए हैं, याद कीजिए। उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं या निर्देशक कहिए, कौन है? डॉक्टर दिनेश, याद आया? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, याद रखिएगा, कहीं से भूलने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोगों ने 4-5 तथ्यों को देखा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 में पहुंचेंगे। एक एक प्रश्न में आपका 4 से 5 तथ्य हम आप लोगों को याद करवा देंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा और लंबे समय तक आप उसको याद रख सकेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 3, देश का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कहां स्थापित किया गया? देश का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कहां स्थापित किया गया? क्लियर। तो मैं आपको बता दूं कि देश का पहला यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश मतलब हैदराबाद में स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश। कहां स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में मतलब हैदराबाद में स्थापित किया गया। और इतना ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब के नाम पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और फिर आगे बढ़ जाइए तो ओपन यूनिवर्सिटी। क्लियर। इनके नाम पर, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर पहला ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में मतलब हैदराबाद में किया गया। और ये किया गया था 1982 ईस्वी में स्थापना। क्लियर है। अब स्थापना होगा तो स्थापना करने वाले कौन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। कौन? याद रखिएगा नाम। स्थापना किया था जिन्होंने, उनका नाम था जी राम रेड्डी। क्लियर है। याद रखिए, जी राम रेड्डी। हैदराबाद में बाबा साहब के नाम पर 1982 ईस्वी में जी राम रेड्डी ने प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। क्लियर। चलिए, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 पे जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किस वर्ष लागू हुआ था? अब तो आप इतना अच्छा से पढ़ लिए हैं कि बच्चा कह देगा कि एनसीएफ के बारे में, एनसीएफ के बारे में। तो यही है ना आपका एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्लियर है। तो हो जाएगा ये 1, 3, 5। अब इसको देखते ही आपके मन में लड्डू फूटने लगेगा। कौन? 2005। लेकिन सिर्फ 2005 नहीं, फिर प्रोफेसर यशपाल को याद रखिए, 5 अध्याय है उसको याद रख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत, शिक्षा बिना बोझ के है उसको याद रख लीजिए। क्लियर है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 में हम लोग पहुंचेंगे। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कहता है देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 कहता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आखिर क्या है? क्या मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में 1988 ईस्वी में, कब? 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले तो आप आंसर को देख लीजिए, ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा 1988। और कब हुआ था? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय। एकदम कंटेंट को एकदम याद रख लीजिए, भूलना ही नहीं। राजीव गांधी के समय में, ये तो आपका पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या हो गया? ये जो था मिशन मोड योजना थी।
क्या थी? मिशन मोड योजना। आप कहिएगा कि सर मिशन मोड योजना क्या है? मिशन मोड योजना क्या है? तो मिशन मोड योजना ये है कि जब किसी उद्देश्य के लिए एक निश्चित निर्धारित अवधि के अंदर उनके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है तो उसको मिशन मोड योजना कहा जाता है। तो ये जो योजना थी किसके लिए थी? 10 वर्षों के लिए तय की गई थी। 10 वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए तय की गई थी। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यही उसी को कहते हैं मिशन मोड योजना। अब आगे फैक्ट देखिए, राजीव गांधी के समय में मिशन मोड योजना 10 वर्ष के लिए। अब जो ये साक्षरता मिशन योजना थी, लोगों को साक्षर करने के लिए, निरक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए, और उसमें था एक एज ग्रुप, उसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एज ग्रुप। एज ग्रुप का मतलब इसमें 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के महिला पुरुषों के लिए, निरक्षरों के लिए योजना थी जिनको साक्षर बनाना था। तो क्या क्या सीखा आप लोगों ने? 15 से 35 वर्ष याद रखना है, 10 वर्ष मिशन मोड योजना राजीव गांधी के समय में, कब? 1988 ईस्वी में। याद रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 में प्रवेश करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। क्या कहता है देखिए, चलिए प्रश्न संख्या 6 कहता है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग ने की थी? बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट। देखिए ये सारा आपके सिलेबस से वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए ना आपको ना भूलना है ना हम भूलने देंगे। क्लियर है? चलिए अब सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र की जब बात कीजिए तो त्रिभाषा सूत्र सबसे पहले कोठारी आयोग कमिटी के दौरान दी गई। ठीक है, अब तो पहले तो नाम आपका आंसर यहां से आ गया, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग क्लियर है? तो आपका आंसर हो गया ये। लेकिन सिर्फ हम यही नहीं रुकेंगे, अब इसके डीपली को देखेंगे कोठारी आयोग को। तो कोठारी आयोग 1964 से 66 को माना जाता है। कहां से कहा? 1964 से 1966 को माना जाता है। आगे देखिए, 1964 में हुआ था गठन, 66 में दिया था इन्होंने रिपोर्ट। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर 64-66 क्या था? 64 में गठन हुआ और 66 में रिपोर्ट दिया। क्लियर? ये तो कोठारी आयोग। अब इसके अध्यक्ष को देखिए, इसके अध्यक्ष नाम से ही स्पष्ट है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने ही त्रिभाषा दिया। क्या दिया था? त्रिभाषा सूत्र दिया था। त्रिभाषा सूत्र दिया था। अब ये त्रिभाषा सूत्र क्या था? इसमें 3 लगा हुआ, मतलब 1, 2 और 3, ये 3 लगा हुआ। 3 में क्या कहा इन्होंने? एक को आप हिंदी चुन लीजिए, एक को आप अंग्रेजी चुन लीजिए, और एक में राज्यों को स्वतंत्रता दी कि आप अपने किसी भी क्षेत्रीय भाषा का चयन कर सकते हैं। ये त्रिभाषा, देखिए ये बहुत विवादित था तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में, वहां जो आपका हिंदी को लेकर अक्सर विवाद चलता रहता है। इस आयोग की रिपोर्ट के बाद वहां बहुत विवाद हुआ था, जहां तमिलनाडु ने इसको स्वीकार नहीं किया, वहां द्वितीय भाषा आरंभ कर दिया गया था, एक लोकल लैंग्वेज राज्य का और एक अंग्रेजी के बारे में। क्लियर? खैर वो अलग चीज है, वो आपका बीपीएससी मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। चलिए अब आपने कोठारी आयोग को देखा, 64-66 गठन रिपोर्ट, और भाषा को भी देख लिया, हिंदी अंग्रेजी और राज्य क्षेत्रीय भाषा को भी देख लिया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपका पूछता है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी आई थी 1986 में, वो किस रिपोर्ट के आधार पर आई थी? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी पहली आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो आई थी, वो किस रिपोर्ट के आधार पर आई थी? तो वो रिपोर्ट कुछ और नहीं था, वो कोठारी रिपोर्ट ही था। कोठारी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन किया गया था। क्लियर है? तो इन सारे तथ्यों को आपको याद कर लेना है।
चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, एक एक तत्व को आप लोग याद रखिए। अब है हम प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? चलिए प्रश्न संख्या 7 कहता है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? कोई दिक्कत है इसको बनाने में? बताइए। 86वां संविधान संशोधन, सब जानते हैं 86वां संविधान संशोधन। अब आपसे हम ये पूछेंगे कि 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था? आप तो आसानी से मान लीजिएगा कि सर ये तो सर 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आंसर ठीक, हम मान लीजिए। ये कब हुआ था बताइए कमेंट सेक्शन में कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और इसी के तहत 21 को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 21 को जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की बात की गई। क्लियर है? प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की बात की गई। तो इन सारे तथ्य को आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्लियर है? चलिए एक बार देख लेते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 में प्रवेश करते हैं कि प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कहता है। चलिए प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि शिक्षा के विषय में कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? अब देखिए, कोठारी आयोग रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट देगी, पुस्तक देगी, उसका कुछ तो शीर्षक रहेगा। क्या रहेगा? नहीं रहेगा। और उस शीर्षक का नाम था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, क्योंकि इस रिपोर्ट में इस आयोग ने शिक्षा और उससे राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता दी थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। लेकिन हम आप यही नहीं रुकेंगे, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए, इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था वो 29 जून 1966 का दिन था। ऐसे भी आप जानते हैं सर कोठारी आयोग 64-66 था, 64 में रिपोर्ट दिया था, तो 29 जून 1966 को दिया था। क्लियर? अब इस रिपोर्ट की कुछ बातों को देख लीजिए कि इस रिपोर्ट में कुल 4 खंड थे। कितने खंड थे? कितने खंड थे इस रिपोर्ट में? 4 खंड थे और कुल 23 संस्तुतियां थी। अब संस्तुतियां का मतलब क्या? 23 विचार थे, 23 महत्वपूर्ण विचार थे। तो इस डाटा को नहीं भूलिएगा, एक 23 और एक 4, खंड 4 और विचार 23, 29 जून 1966। क्लियर? बीपीएससी जाता था आपको 29 जून डेट के साथ पूछ लेगा, आपको कोठारी आयोग ने रिपोर्ट कब दी, कितने खंड थे और कितने विचार, कितने संस्तुतियां थी। क्लियर है? तो ये सारे और आपका शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। चलिए अब प्रश्न संख्या 9 पे हम पहुंच जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या कहता है? चलिए अब प्रश्न संख्या क्या है? आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन क्या कर रहा है? अंतःक्रिया का विकास कर रहा है। अंतःक्रिया का विकास मतलब क्या? ये आपके इंटरनल डेवलपमेंट का काम कर रहा है। जब आप एजुकेशन लेते हैं, सोचते हैं और कुछ ना कुछ आप माइंड को डेवलप करते हैं, तो इंटरनल डेवलपमेंट मतलब ये सही बात। दूसरा कहता है कि अधिक से अधिक सिद्धांतों और व्यवहारिक तथ्यों को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, जब हम पढ़ेंगे तो कोशिश तो करेंगे कि वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए और उस प्रिंसिपल को हम अपने जीवन में उतारें। तो ये मॉडर्न एजुकेशन भी करता है, सिद्धांतों और व्यवहारिक तथ्यों को भी प्रस्तुत करता है। ये भी सही, केवल एक नहीं, केवल दो नहीं, एक और दो दोनों, ये सही। मतलब 9 का तीसरा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। चलिए कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्याह्न भोजन MDM, मिड डे मील क्या? मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? विद्यालय में पंजीयन, नामांकन सही है, नियमित पोषण सही है और नियमित शिक्षण सही है। तो कहने का मतलब कि MDM से ये तीनों चीज, नामांकन भी हो रहा है, नियमित पोषण भी हो रहा है, नियमित शिक्षण भी हो रहा है, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो पढ़ाई भी करते हैं। कहने का मतलब उपरोक्त
सभी, मतलब 10वां का आंसर चौथा। अब क्या करेंगे, इस तरह से आपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इसके कंटेंट अच्छे लगे, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे, अगर आपको कुछ न कुछ अगर वीडियो से सीखते हैं, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लियर है? और साथ ही साथ अगर आप डेमो क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप 80 51 36 39 67 पर कॉल करें, मैसेज करें। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस छोटे से क्लिप को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।